हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सभी लोगों का। सभी लोग ठीक ठाक, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी बेटा। बच्चों, पिछला आप लोगों ने जो वीडियो था वो कॉन्सेप्ट क्लास का देखा होगा, जिसमें आप लोगों ने मिरर की कॉन्सेप्ट या मिरर जो समतल दर्पण था उसकी प्रॉपर्टीज का स्टडी किया। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के वीडियो में आप लोगों ने लाइट का जो पहला पार्ट था, पार्ट 1 सेट 0 नंबर 1, जिसमें आप लोगों ने इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस भी लगाए मिरर के और कुछ लेंस के। और उसी क्रम में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पार्ट 02 सेट 02 प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सेट लेकर के आए हैं, जो उम्मीद है कि आपकी तैयारी को और अच्छा करेगा और ये सारे क्वेश्चंस लगा करके आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रांग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप लोग सभी लोग लगातार अच्छी मेहनत करते रहें, क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहें और कमेंट करके ये बताएं कि कॉन्सेप्ट क्लास का वीडियो अगर आपको लग रहा हो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लास के इसी प्रकार के वीडियोस दिए जाएं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और आपकी तैयारी प्रैक्टिस सेट के वीडियोस से कैसी चल रही है ये भी आप लोग जरूर कमेंट करें। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 02 लाइट का प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके लिए होने वाले हैं। तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएं और क्वेश्चंस को साथ साथ लगाएं। और बच्चों, एक बात जरूर ध्यान रखें कि सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करने के साथ आप वीडियो को पॉज करके अपने आप क्वेश्चन को लगाने का प्रयास किया करें। फिर अगर आपको लगता है कि उसके बाद आपको उसका सोल्यूशन नहीं आ रहा है, तब आप लोग उसका सोल्यूशन देखा करें। लेकिन खुद से भी आप क्वेश्चंस को जितना ज्यादा ट्राई करेंगे आपकी तैयारी उतनी ही बेहतरीन होगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सेट 02, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सभी लोग बहुत ध्यान से सारे सूत्रों को रिवाइज करके इन क्वेश्चंस को लगाने का अभ्यास करें। तो पहला क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कहता है कागज पर एक धब्बे के ऊपर कांच का एक गुटका रखा जाता है। लंबवत देखने पर यह 4 सेंटीमीटर उठा हुआ दिखाई देता है। यदि गुटके का अपवर्तनांक 1.5 हो तो गुटके की मोटाई क्या होगी। क्वेश्चन सभी लोगों ने पढ़ लिया, सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लास स्लैब इज केप्ट ऑन ए स्पॉट and when it is seen perpendicular then it seems till 4 centimeter height from the bottom. If refractive index of the glass is 1.5 then thickness of the slab will be. आपको क्या निकालना है, स्लैब यानी गुटके की मोटाई को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करें। ठीक है बेटा, क्वेश्चन पढ़ लिया सभी लोगों ने, डायग्राम मैंने देखिए ड्रॉ किया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कांच का एक स्लैब है जो कि एक स्पॉट के ऊपर रखा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कोई स्पॉट है। थोड़ा सा अगर मैं इसको और नीचे की तरफ बना दूं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये कोई एक स्पॉट है नीचे की ओर, उसके ऊपर एक कांच का गुटका रखा गया है। ठीक है, और जब इस स्पॉट की इमेज को इस गुटके से देखा गया तो ये 4 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। आप समझ गए होंगे, जिस मोटाई पर गुटका हमको दिखाई देता है उसको हम लोग आभासी गहराई यानी एपरेंट डेप्थ कहते हैं। ठीक है, और आपको गुटके की मोटाई याद करना है तो सबसे पहले हम लोग गुटके की मोटाई को क्या मान लें, x इज इक्वल टू थिकनेस। x को हम लोगों ने मान लिया थिकनेस ऑफ स्लैब यानी गुटके की मोटाई। क्लियर, वास्तविक गहराई गुटके की जो है उसको हम लोग मान लेते हैं, या फिर जो स्पॉट है वहां तक की जो वास्तविक गहराई है उसको हम लोगों ने क्या मान लिया, वास्तविक गहराई को। जो गुटके की मोटाई है बेटा वही वास्तविक गहराई। इसका मतलब क्या हुआ, जो रियल डेप्थ है, जो रियल डेप्थ होगी उसको हम लोगों ने क्या कहा, x कहा। तो जो एपरेंट डेप्थ होगी जिसको कहते हो आभासी गहराई, कौन सी गहराई, आभासी। बताओ गुटका कितने सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, 4 सेंटीमीटर पे दिखता है, यानी ये दूरी जो इमेज की है वो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। पूरी मोटाई कितनी है बोलो, x, दिखता कितने पर है, 4 पर, तो आभासी गहराई कितनी हुई, x - 4। क्लियर हुआ, एपरेंट डेप्थ जो हुई वो कितनी हुई, x - 4। अब सभी लोगों को याद है अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, अपवर्तनांक मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, मींस रियल डेप्थ, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई मींस एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। तो जो रियल डेप्थ होता है वो कितनी है, x, और एपरेंट डेप्थ कितनी है, x - 4, और म्यू की वैल्यू आपको क्या दी है, 1.5 का मींस 3/2। तो 3/2 इज इक्वल टू x अपॉन x - 4। ये वैल्यू कितनी आई बेटा, 2x
इज इक्वल टू कितना हुआ 3x माइनस का 12। इसको आप लोगों ने सॉल्व किया, पक्षांतर कर लो बेटा इसको। जब पक्षांतर करोगे तो 2x माइनस 3x और ये माइनस का 12, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 12। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो यहां पर जो गुटका होगा है ना, उसकी जो थिकनेस है वो कितने सेंटीमीटर होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। तरीका आपको समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, थिकनेस इसकी लेट कर ली x, तो वास्तविक गहराई भी कितनी होगी x, क्योंकि जो स्पॉट है उसी के ऊपर गुटका रखा है, तो उस मोटाई को आप नगण्य मान सकते हो। जो थिकनेस है जहां से गुटके को रखा गया है उस ऊंचाई से उसको मान सकते हो x। तो आभासी गहराई कितनी होगी x माइनस 4। अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है बच्चों, म्यू इज इक्वल टू वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो x अपॉन x माइनस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोगों ने किया, तो रिजल्ट आपके सामने x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लें पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बर्तन में 2 द्रव भरे जाते हैं जिनमें से एक द्रव की गहराई 40 सेंटीमीटर और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, और दूसरे द्रव की गहराई 60 सेंटीमीटर और अपवर्तनांक मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो बर्तन की आभासी गहराई मींस एपरेंट डेप्थ आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। एक बर्तन में 2 द्रव भरे हैं जिनमें से एक की गहराई 40 सेंटीमीटर और अपवर्तनांक 1.6, दूसरे द्रव की गहराई 60 और अपवर्तनांक 1.5 है। तो बर्तन की आभासी गहराई क्या होगी। चलिए पहले क्वेश्चन को सब लोग अपने आप लगाएं। आपको निकालना है एपरेंट डेप्थ। क्या निकालना है बच्चों, एपरेंट डेप्थ। क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करें, पहले पढ़िए बेटा क्वेश्चन। देखिए मैंने डायग्राम को ड्रॉ किया हुआ है, आप इससे क्वेश्चन को समझ भी सकते हो। कह रहा है एक बर्तन में द्रव 2 अलग अलग द्रव भरे हुए हैं। तो एक वेसल मैंने बनाया, इसमें 2 अलग अलग लिक्विड्स भर दिए गए हैं। जिसका आंसर आ गया हो लोग अपने आंसर को बाद में मैच कर लेना। पहले द्रव की जो गहराई उसको मैंने d1 माना, दूसरे ग्रह की जो द्रव की जो गहराई है डेप्थ उसको मैंने d2 माना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर क्या कर दिया है μ1 और μ2। क्वेश्चन को पढ़ते रहो और देखते रहो ध्यान से। μ1 क्या है, पहले वाले लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, और μ2 क्या है, दूसरे वाले द्रव का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस अपवर्तनांक, और d1 d2 क्या है, इनकी गहराइयां मींस डेप्थ। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आप ये बताओ कि बर्तन की आभासी गहराई कितनी होगी। सबसे पहले d1 d2 नोट कर लेते हैं। जो d1 इज इक्वल टू है वो पहले द्रव की गहराई है, वो कितनी दी है 40 सेंटीमीटर, और जो d2 है वो दूसरे द्रव की गहराई आपको दी है, और वो दी है बेटा 30 सेंटीमीटर, और पहले वाले द्रव का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 वो आपको दिया है 1.6, और दूसरे द्रव का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 वो आपको दिया है 1.5, 1.6 और 1.5। ठीक है, अब उसने आपसे कहा है बर्तन की आभासी गहराई बताओ, एपरेंट डेप्थ निकालना है। म्यू का फार्मूला क्या होता था, अपवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। अपवर्तनांक जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका फार्मूला क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। और इस बार आपसे क्या पूछा है, आभासी गहराई मींस एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ का फार्मूला क्या होगा, रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस अपवर्तनांक। तो हम लोग क्या निकालेंगे यहां पर, आभासी गहराई, पहले वाले द्रव की आभासी गहराई, पहले द्रव की आभासी गहराई को एपरेंट डेप्थ, आभासी गहराई, ठीक है, किसकी, पहले वाले द्रव की। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, इसको हम लोगों ने लेट कर लिया d2, तो d2 इज इक्वल टू क्या हो गया, आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक। तो इसको हम लोगों ने बच्चों लिख दिया d1 अपॉन μ1। इसी प्रकार अगर आप दूसरे की आभासी गहराई की बात करोगे तो d2, और d2 बराबर यहां से अगर देखोगे, इसको डैश कर लेते हैं, चलो d1 डैश, और इसको कर लेते हैं d2 डैश। तो d2 डैश बराबर बच्चों क्या होगा, d2 अपॉन μ2। ये बात सबको समझ में आ गई। d1 डैश क्या है, पहले वाले द्रव की आभासी गहराई, और d2 डैश क्या है, दूसरे वाले द्रव की आभासी गहराई मींस एपरेंट डेप्थ। अब हम लोगों ने क्या किया, कुल आभासी गहराई को निकाला, टोटल एपरेंट डेप्थ, टोटल एपरेंट डेप्थ, कुल आभासी गहराई, और कुल आभासी गहराई का फार्मूला क्या बनेगा, d डैश इज इक्वल टू d1 डैश प्लस का d2 डैश। तो इसी को आप लोग लिखोगे d1 डैश बराबर d1 अपॉन μ1, और प्लस का क्या लिखोगे, d2 अपॉन μ2। ठीक है, ये आपका फार्मूला बन गया, और अब आप वैल्यू को पुट कर दो,
तो d1 अपॉन, यहां पर मैं सॉल्व कर देता हूं, तो d डैश इज इक्वल टू d1 अपॉन μ1। d1 कितना है बेटा 40 और μ1 कितना है 1.6, d2 कितना है आप ध्यान से पढ़ें 30 और μ2 कितना है 1.5। क्लियर, इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा 25, ये आएगा 20, इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर बेटा क्या आएगा 45 सेंटीमीटर मीन्स 45 सेंटीमीटर। तो बर्तन की जो आभासी गहराई है जिसको एपरेंट डेप्थ आप बोलोगे वो कितना होगा 45 सेंटीमीटर। तो पहला आंसर क्या है 45, दूसरा 40, तीसरा 60, चौथा 120। तो पहला ही आंसर क्वेश्चन का सही होगा। आंसर क्या है 45 सेंटीमीटर। सभी को समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर से मैं समझा देता हूं, पहले वाला लिक्विड ये जो ग्रीन ग्रीन बना हुआ है ये पहले वाला लिक्विड है, जो रेड रेड बना हुआ है ये दूसरा वाला लिक्विड है। पहले वाले लिक्विड की एपरेंट डेप्थ को क्या माना d1, दूसरे को क्या माना d2, पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, दूसरे का μ2, और d1 μ1 और d2 μ2 को मैंने पुट कर दिया। एपरेंट डेप्थ आपने सॉल्व कर लिया होगा, d1 डैश बराबर d1 अपॉन μ1 और d2 डैश बराबर d2 अपॉन μ2, और टोटल एपरेंट डेप्थ निकालने का फार्मूला d डैश बराबर d1 डैश प्लस d2 डैश, इसको फार्मूला बना करके वैल्यू को पुट कर दिया, आंसर कितना आ गया 45 सेंटीमीटर। क्लियर, तो नोट कर लिए सब लोग, क्वेश्चन का सही आंसर है 45, दैट मींस 45 सेंटीमीटर। लिख लें कॉपी में। सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां पर कंपटीशन एग्जाम में जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाते हैं, तो आप लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और अपनी तैयारी को और भी अच्छा करें। बाकी सभी लोग सोल्यूशन को बनाएं और जो भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे उनका सोल्यूशन मैं आपको डिटेल सोल्यूशन करा दूंगा, लेकिन तब तक आप लोग क्वेश्चंस को अपने आप ट्राई भी करते रहें। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कांच की एक खिड़की की मोटाई 4 mm और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक 1.5 है। प्रकाश को कांच की खिड़की को पार करने में कितना समय लगेगा। द थिकनेस ऑफ ग्लास विंडो इज 4 mm एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, देन फाइंड द टाइम टेकन ऑफ द लाइट टू क्रॉसिंग दिस विंडो। आपको निकालना है इस विंडो को पार करने में प्रकाश के द्वारा लगा समय। पहला आंसर कितना है 2 × 10⁻⁻8, दूसरा 2 × 10⁻11 सेकंड, तीसरा है 2 × 10⁸ सेकंड, और चौथा आंसर कितना है बच्चों 2 × 10⁻11 सेकंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करें। कांच की जो विंडो है उसकी थिकनेस आपको दी है d, थिकनेस को आप लोग क्या लेट कर लोगे d, तो d इज इक्वल टू आपको दिया है थिकनेस, यानी कांच की पट्टी की जो मोटाई होगी वो थिकनेस कहलाएगी, तो उसी को बोला गया है थिकनेस ऑफ विंडो। तो वो कितना है बेटा d इज इक्वल टू 4 mm, 4 mm की एक कांच की खिड़की है 4 mm। ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो क्या लिखोगे 4 × 10⁻³ मीटर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है म्यू इज इक्वल टू 1.5, इसको आप n भी मान सकते हो, n इज इक्वल टू 1.5, ये अपवर्तनांक दिया है और कह रहा है खिड़की को पार करने में कितना समय लगेगा। कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कोई कांच की विंडो है, ग्लास विंडो, और लाइट जाकर के इसको क्रॉस करती है बेटा, ठीक है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया है। तो आपसे यही बोला जा रहा है कि आप बताएं कि इस लाइट रे ने इसको पार करने में कितना समय लिया। सभी लोग फार्मूला जानते हो, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। कांच की खिड़की को पार करने में जो समय लगेगा, टाइम टेकन बाय द लाइट टू क्रॉसिंग दिस विंडो, वो टाइम इज इक्वल टू होगा थिकनेस ऑफ विंडो अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द विंडो। मतलब जो खिड़की है उसकी मोटाई और अपॉन किसका डिवाइड करोगे, कांच की खिड़की में प्रकाश की चाल का। तो फार्मूला क्या लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो वही आप लोग फार्मूला लिखोगे, टाइम t इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ विंडो, थिकनेस ऑफ विंडो और अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की चाल। क्लियर। अगर आप थिकनेस की बात करो बेटा, तो थिकनेस कितनी आपको दी है 4 mm, तो यहां पर इसको सिंबल लिख देता हूं d अपॉन vg। और सभी लोग जानते हो जो vg होता है वो होता है v इज इक्वल टू c अपॉन म्यू या c अपॉन n, तो c अपॉन म्यू जी। क्लियर, ये फार्मूला होता है। c को जानते हो 3 × 10⁸, और म्यू जी आपको दिया है बेटा, म्यू जी का मीन्स 1.5, और इसको आप डिवीजन करोगे पॉइंट, तो यहां पर ये ऊपर आ गया 2 × 10⁸,
कांच में प्रकाश की जो चाल होती है वो 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है। ये स्पीड ऑफ लाइट आ गई vg। इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दो तो टाइम t इज इक्वल टू d कितना है 4 mm 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3 और अपॉन ये वैल्यू कितनी है बेटा 2 इंटू 10 टू दी पावर 8। इसका मतलब ये कितना आया 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8। तो ये वैल्यू आपके पास में आ गई 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 सेकेंड। यानी जो प्रकाश की किरण है उसको कांच की खिड़की को पार करने में कितना समय लगेगा, कांच की खिड़की को पार करने में लगा समय 2 गुणे 10 की घात माइनस 11 सेकेंड होगा। सबको समझ में आ गया। पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, कांच में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन द विंडो, और चाल निकालने का फार्मूला क्या होता है Vg इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू जी। सी कितना था 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 और म्यू जी कितना था 1.5। इसको सॉल्व किया 2 इंटू 10 टू दी पावर 8 और समय का फार्मूला समय बराबर कांच की पट्टी की थिकनेस अपॉन कांच में प्रकाश की चाल d बटे Vg। तो t इज इक्वल टू आंसर बेटा कितना आया 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 सेकेंड। क्लियर हो गया सभी को। इसको सोल्यूशन समझ में आ रहे हो कमेंट करके जरूर बताते रहो, और भी जो बात आपको लग रही हो वो आप कमेंट करके जरूर मुझसे बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। और फिलहाल अभी अगर टॉपिक की बात करूं तो सब लोग कमेंट करके बताएं कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस के से आपकी तैयारी कैसी हो रही है, कुछ आपको हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आप लोग इस बात को भी जरूर शेयर करें जिससे मैं और भी अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊं और आपको उन क्वेश्चंस का सलूशन बताया जाए जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो। नोट कर लें बेटा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक माध्यम का क्रांतिक कोण 60 अंश है, क्रिटिकल एंगल। याद है ना सभी को, क्रांतिक कोण कहां बनता था, सघन माध्यम में, डेंसर मीडियम में। और ये कौन सा कोण होता था, जिस कोण पर विरल माध्यम में प्रकाश की किरण क्या हो, अंतरास्पर्शी यानी पारदर्शी माध्यम को प्रकाश की किरण टच करके जाए, उसको हम लोग बोलते थे क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो एक माध्यम का क्रांतिक कोण 60 अंश है। क्वेश्चन कह रहा है माध्यम का अपवर्तनांक बताएं। आपको बेटा क्या दिया है, क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण का मतलब होता है एंगल ऑफ क्रिटिकल, इसी को आप लोग बोलते हो क्रिटिकल एंगल। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, जिन बच्चों को रिवीजन नहीं है वो तो लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। क्रांतिक कोण, ठीक है, आप लोग ये पढ़ते थे कि अगर कोई लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, तो लाइट रे अगर ऐसे एंगल को बनाती है कि वहां से वो टेंजेंशियली हो जाए। क्या हो जाए बेटा, टेंजेंशियली। जैसे मैंने आपसे बोला कि यहां पर जो मीडियम है वो डेंसर है, इसको सघन माध्यम बोलते हो, और ये मीडियम है रेयरर जिसको विरल माध्यम बोलते हो। और लाइट रे कहां से कहां जाए बेटा, डेंसर से रेयरर। जिन बच्चों ने ये क्लास पढ़ी थी कोई टॉपिक समझ में आ रहा होगा, बाकी लोग रिवाइज कर लें। तो ये डेंसर मीडियम का मीन सघन माध्यम और ये विरल। तो सघन माध्यम में अगर इतना कोण बना दें कि विरल माध्यम में प्रकाश की किरण अंतरास्पर्शी हो जाए और यहां पर एंगल कितना बन जाए 90। ठीक है ना, डेंसर मीडियम से लाइट रे आए और उसी मीडियम को क्रॉस करती हुई, टच करती हुई, सॉरी सरफेस को टच करती हुई निकल जाए, मतलब विरल माध्यम में ना जाए। रेयर मीडियम में लाइट रे नहीं जाना चाहिए, तो ऐसे मीडियम को क्या बोलते हो, क्रिटिकल एंगल। तो सघन माध्यम में जो एंगल बनता है उसको कहते हो क्रिटिकल एंगल या एंगल ऑफ क्रिटिकल। ठीक है, विभिन्न माध्यमों के लिए इसका मान अलग अलग होता है। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन। तो क्रिटिकल एंगल आपको दिया है C इज इक्वल टू 60 डिग्री, अर्थात C बराबर 60 अंश। और आपको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सभी लोग फार्मूला जानते हो, n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी आप वैल्यू को रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा। ठीक है, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार बनते भी रहते हैं। तो n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी का मतलब हुआ 1 अपॉन साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 2/√3। तो अगर किसी माध्यम का क्रांतिक कोण कितना है 60 अंश, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 2/√3। क्लियर, नोट कर लें सभी लोग। क्रांतिक कोण क्या था, सघन माध्यम में बनने वाला कोण, एंगल इन द डेंसर मीडियम, और ऐसा एंगल जिस एंगल पर रेरर मीडियम अर्थात विरल माध्यम में प्रकाश की किरण अभिलंबवत जाती है, 90 डिग्री पर एंगल बनाती हुई जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। पूरा फार्मूला बनता है n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। तो यहां से हम लोगों को c की वैल्यू क्या दी थी 60, इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, n इज इक्वल टू 2/√3। नोट कर ले क्वेश्चन के आंसर को।
n इज इक्वल टू 2/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों ध्यान से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वन लाइनर, और कई बार आप लोगों ने इसको क्लास में रिवीजन भी किया होगा और पढ़ा भी होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हीरा चमकदार दिखाई देता है। हीरा जो होता है डायमंड, वो शाइन क्यों करता है, वो चमकदार क्यों दिखाई देता है? पहला आंसर वो कह रहा है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। दूसरा कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, जिसको कहते हो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तीसरा, यह प्रकाश का उत्सर्जन करता है, इट इमिट्स द लाइट। चौथा, परावर्तन के कारण, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन। बताएं सभी लोग इसका आंसर। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने सोचा। हीरा जो होता है डायमंड, वो क्यों चमकदार दिखाई देता है? आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो बच्चों ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसको कहते हो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी गुण के कारण हीरा कैसा दिखाई देता है? चमकदार दिखाई देता है। हीरा ब्रिलियंस करता है, शाइन करता है। क्यों करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। याद है ना सभी लोगों को, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता था? जब किसी भी लाइट को आप डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर भेजते हो, ये सघन माध्यम है, इसको कहते हो डेंसर, ये विरल माध्यम है, इसको आप लोग कहते हो रेयरर। और अगर सघन माध्यम में आई का मान C से ज्यादा हो, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तो लाइट रे वापस डेंसर मीडियम में ही लौट आती है। याद आया सभी को? जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो, जब आई का मान C से ज्यादा हो, तो प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में लौट आती है। और इसी घटना को हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको कहते हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? TIR। इसके तमाम सारे एग्जांपल आप लोगों ने पढ़े थे, जैसे मिराज यानी मरीचिका, रेगिस्तान में जो मरीचिका बनती है वो भी TIR का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा था, याद करो, हीरे का चमकना, ग्रेजिंग ऑफ डायमंड्स। हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है? याद करके जाना पेपर में, 24 डिग्री। हीरे का क्रांतिक कोण 24 अंश होता है बेटा, इसको भी आप लोग तैयार कर लें। इस प्रकार ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो TIR यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित हैं। कांच में पड़ी दरार का चमकना, साइनिंग ऑफ क्रैक्स इन द ग्लास। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का या क्षितिज का जो हॉरिजन होता है, उसको रक्ताभ दिखाई देना, रेडिश दिखाई देना प्यारे बच्चों, ये भी किसका एग्जांपल है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, TIR। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या था? प्रकाशिक तंतु मींस ऑप्टिकल फाइबर। तो जो ऑप्टिकल फाइबर था वो भी किस सिद्धांत पर आधारित था? पूर्ण आंतरिक परावर्तन मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नोट कर लें जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें और आंसर को दें। निकट दृष्टि दोष होने पर व्यक्ति को अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होगा। ठीक है ना? दो दोष होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा आई में। एक को बोलते हो हाइपरमेट्रोफिया, दूरदृष्टि दोष, मायोफिया, निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष होने पर व्यक्ति को अपने चश्मे में क्या प्रयोग करना पड़ता है? निकट दृष्टि दोष क्या होता है? याद है ना? निकट दृष्टि दोष माने पास का दोष। पास का दोष माने क्या होता है जानते हो? पास की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, है ना? तो सेंटेंस में कंफ्यूज ना होना। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है पास की वस्तु का साफ साफ दिखना, लेकिन दूर की वस्तु का साफ साफ ना दिखना, इसको कहते हो निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दूर की वस्तु का साफ दिखना लेकिन पास की वस्तु का साफ ना दिखना। क्लियर? तो निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे करते हो? जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, मायोफिया है जिसको उसके चश्मे में हम लोग क्या करेंगे? कॉनकेव अर्थात अवतल लेंस को लगा देंगे, जिससे निकट दृष्टि दोष का दोष क्या होगा? दूर होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? निकट दृष्टि दोष होने पर व्यक्ति को चश्मे में लगाना होगा अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो क्वेश्चन का सही आंसर है कॉनकेव लेंस मींस अवतल लेंस। इस बात को सब लोग ध्यान से सुन लें। कॉनकेव लेंस मींस अवतल लेंस। अगर आप लोग अवतल लेंस मींस कॉनकेव लेंस का प्रयोग करोगे चश्मे में, तो कॉनकेव लेंस लगाने से निकट दृष्टि दोष का दोष दूर हो जाता है। व्यक्ति को पास की वस्तु तो साफ दिखती है और दूर की भी वस्तु साफ दिखने लगती है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस। क्लियर? नोट कर लें जल्दी से सब लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों पढ़ें। अब इसका तो आंसर आपको आ गया होगा। अब इसके पहले वाला क्वेश्चन इसी का अपोजिट था। दूर दृष्टि दोष होने पर व्यक्ति को अपने चश्मे में
क्या प्रयुक्त करना होगा? दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस, अगर हम लोग चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस को लगा दें, अगर हम लोग चश्मे में उत्तल लेंस को लगा दें तो दूरदृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? दूर की वस्तु का साफ दिखाई देना लेकिन पास की वस्तु का साफ ना दिखाई देना। क्लियर? तो वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार पीड़ित है कि वो दूर की वस्तु को साफ देख लेता है लेकिन पास की वस्तु को साफ नहीं देख पाता, तो उसी को आप लोग क्या कहते हो? दूरदृष्टि दोष। और इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? कॉन्वेक्स लेंस, जिससे वो पास की वस्तु को भी साफ साफ देख सके। तो ये दोनों क्वेश्चन तैयार कर लेना, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। कई बार ये पेपर्स में पूछा गया है और इसमें कंफ्यूजन ना करना। दूर का मतलब उत्तल और निकट यानी पास का मतलब अवतल। ठीक है बेटा, नोट कर लें जल्दी से। अगला क्वेश्चन बच्चों पढ़ें, लेंस की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 1, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसे मुख्य अक्ष के लंबवत 2 भागों में काटा गया, तो लेंस के प्रत्येक भाग की फोकस दूरी बताएं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? हमारे पास कोई भी एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये मुख्य अक्ष होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। उसको इसने कहा है कि मैंने मुख्य अक्ष के लंबवत 2 भागों में काटा है, ऐसे। तो अगर आप किसी लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर 2 भागों में कट करोगे, 2 भागों में काटोगे, तो जो नया लेंस बनेगा वो नया लेंस बनेगा बेटा प्लेनो कॉन्वेक्स। इसका नाम है समतल उत्तल लेंस। जब आप लेंस को 20 से काट दोगे तो नया लेंस बनेगा प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, पहले कौन सा लेंस था? कॉन्वेक्स, उत्तल। और उत्तल को जब मुख्य अक्ष के लंबवत आप लोगों ने काटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है पेपर की। किसी लेंस को जब ऐसे 20 से 2 भागों में काटोगे तो नया लेंस बनेगा प्लेनो कॉन्वेक्स। उसका नाम है समतल उत्तल लेंस। ठीक है, तो डायरेक्ट तो बताए ना हम आपको, पहले समझ लो फार्मूला। ठीक, डायरेक्ट बताने से कोई रटा रटाया तरीका हो जाएगा, सही नहीं है बेटा। सब लोग याद कर लो, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसको उत्तल लेंस कहते हो, इसकी जो फोकस दूरी होती है वो F = R/2n-1 होती है। ये कॉन्वेक्स लेंस है। R को कहते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। और जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसको कहते हो समतल उत्तल लेंस। इसकी फोकस दूरी होती है F' = R/n-1। बताओ भाई, सबको बात समझ में आ गई? कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? F = R/2n-1। लेकिन जो प्लेनो कॉन्वेक्स है, इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? F' = R/n-1। उत्तल में R/2n-1, समतल उत्तल में R/n-1। इसको आप याद कर लो। n अपवर्तनांक है, R वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जब इन दोनों के रिलेशनशिप को आप देखोगे तो F' आएगा 2f। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप जरूर तैयार कर लें। समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी का मान उत्तल लेंस की फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होता है। ऐसे मन लगा करके पढ़ोगे, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए या डेटा अगर चेंज हो लेकिन कॉन्सेप्ट ना चेंज हो, तो बिल्कुल सही करके क्वेश्चन को आना। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी के डबल यानी दुगुनी होती है। तो अब उसने आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, कर लो, अब तो डायरेक्ट हो जाएगा। उसने आपको उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी है बेटा, गिवन F = आपको दिया है 20 सेंटीमीटर और आपको F' निकालना है। तो 2 × 20 यानी क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? 40 सेंटीमीटर। तो अगर किसी लेंस को आपने मुख्य अक्ष के लंबवत 2 भागों में काट दिया, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर 2 भागों में कट कर दिया, तो प्रत्येक भाग की जो फोकस दूरी है, फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट, वो कितनी आएगी? 40 सेंटीमीटर। दैट मींस 40 cm। क्वेश्चन का सही आंसर होगा 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। सभी को समझ में आ गया? तो नोट कर लो अपनी कॉपी में। और क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक भी करो, शेयर करो, उन बच्चों तक पहुंचाओ जिनको वास्तविकता में जरूरत है अच्छे कंटेंट की। और जो लोग क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाए ऑफलाइन और जिनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, आप उन तक इस वीडियो को भी पहुंचाएं, जिससे वो बच्चे भी लगातार अपने चैनल के माध्यम से कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी को कर सकें और सफल होकर के आगे बढ़ें। ठीक है बेटा?
तो लाइक कर दें सभी लोग और कमेंट करके बताएं कि सारे क्वेश्चंस आपको किस प्रकार समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन से तैयारी आपकी अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है। जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट कर दें और क्वेश्चन को नोट भी कर लें। अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है। एक पूरी क्लास मैं टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की लूंगा, भले उसको 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट करना पड़े यूट्यूब पर, और मैं आपको दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी के सारे कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। जिन बच्चों को ना पढ़ा हुआ होगा वो लोग अच्छी तरह रिवीजन कर लेंगे, और जिनका पढ़ा हुआ है मतलब जिनका पढ़ा हुआ है वो रिवीजन कर लेंगे, और जिनका ना पढ़ा हुआ है वो लोग नोट्स भी बना लेंगे। ठीक है। खगोलीय दूरदर्शी, दूरदर्शी तो जानते हो टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का काम क्या होता है, दूर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को दिखाना, उसको क्या बोलते हो, टेलीस्कोप। खगोलीय दूरदर्शी इसको बोलते हो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है ना। तारे, ग्रह, नक्षत्र आदि के प्रतिबिंब को दिखाने का काम करता है खगोलीय दूरदर्शी। कह रहा है इसमें अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है, तो इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई बताएं। दूरदर्शी की लंबाई जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब मींस फाइनल इमेज, जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बनती है, अनंत पर बनती है, अनंत पर है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ दूरदर्शी की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, दूरदर्शी की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप वो क्या होगी। तो फार्मूला याद रख लो, दूरदर्शी की लंबाई का सूत्र L बराबर FO प्लस FE। यहां पर FO को बोला जाता है अभिदृश्यक की फोकस दूरी, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, अभिदृश्यक की फोकस दूरी, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। और FE को बोला जाता है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। ऑब्जेक्टिव को यानी जो अभिदृश्यक है उसको क्या कहते हो, ऑब्जेक्टिव, और जो नेत्रिका है उसको क्या बोलते हो, आई लेंस। क्लियर। तो जब फाइनल इमेज कहां पर बने, इनफाइनाइट पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पर बने, तो टेलीस्कोप की लेंथ का फार्मूला क्या होता है, L = FO प्लस FE। याद कर लेना, कई बार पेपर्स में पूछा गया है कि खगोलीय दूरदर्शी में अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, व्हेन फाइनल इमेज इज एट इनफाइनाइट, तो टेलीस्कोप की लेंथ क्या होती है, तो बच्चों टेलीस्कोप की लेंथ होती है L बराबर FO प्लस FE। क्लियर। नोट कर ले जल्दी से, L बराबर FO प्लस FE। क्वेश्चन नंबर 10, एक अभिसारी लेंस जिसकी विक्षेपण क्षमता 0.025 है। अभिसारी लेंस जानते हो, उसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हो। वर्ण विक्षेपण क्षमता का मीन्स डिस्पर्सिव पावर, क्लियर, ओमेगा। एक अभिसारी लेंस जो कन्वर्जिंग लेंस है उसकी डिस्पर्सिव पावर है 0.025। इसकी माध्य फोकस दूरी मीन्स मीन फोकल लेंथ, माध्य फोकस दूरी किस रंग के लिए होती है बेटा, पीले रंग के लिए। येलो कलर को आप मीन कलर ऑफ लाइट कहते हो। तो क्वेश्चन कह रहा है वर्ण विपथन बताएं। आप ये बताएं कितना एबरेशन इसमें होगा। वर्ण विपथन का मतलब जानते हो ना, लेंस का जो दोष होता है, मैंने क्लास में पढ़ाया भी था, आपको शायद याद आ रहा हो। किसी भी लेंस का एक ऐसा दोष जिसके कारण लेंस विभिन्न रंगों के प्रतिबिंब को अलग अलग स्थितियों पर बनाए, उसको वर्ण विपथन या क्रोमैटिक एबरेशन कहते हो। और ऐसा लेंस जो इस दोष को दूर करे उसका नाम होता है अवर्णक लेंस युग्म, इसको कहते हो एक्रोमैटिक लेंस सिस्टम। क्लियर। पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से फिर से। तो क्या बच्चों क्वेश्चन कह रहा है, वर्ण विक्षेपण क्षमता आपको दी है, इसको बोलते हो डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर को आप लोग बोलते हो वर्ण विक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सिव पावर, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू आपको क्या दिया है 0.025, और माध्य फोकस दूरी का मींस मीन फोकल लेंथ येलो कलर के लिए FY इज इक्वल टू बच्चों आपको दिया है 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है क्या ज्ञात करो, वर्ण विपथन। आपको क्या निकालना है, वर्ण विपथन। वर्ण विपथन को आप लोग बोलते हो क्रोमैटिक एबरेशन। क्या बोलते हो, क्रोमैटिक एबरेशन। और वर्ण विपथन का फार्मूला याद रखो, वर्ण विपथन इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू FY। ओमेगा की वैल्यू क्या दी है 0.025 और FY की वैल्यू क्या दी है 20। तो इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया 0.025 इंटू 20, तो ये रिजल्ट आ गया 0.5 और यूनिट क्या हो गई सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर आ गया 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस फार्मूले को सब लोग तैयार कर लो। वर्ण विपथन को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है FR माइनस FV इज इक्वल टू ओमेगा इंटू FY। FR को कहते हो लाल रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी,
Fv को कहते हो बैंगनी रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी, Fi को बोलते हो पीले प्रकाश के लिए लेंस की फोकस दूरी। तो अगर आपको वर्ण व्युत्थान निकालना हो तो फार्मूला ये भी नोट कर लो कॉपी में, Fr माइनस Fv बराबर ओमेगा इंटू Fi। अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखें, जब समान फोकस दूरी के दो लेंस जिसमें से एक उत्तल और दूसरा अवतल है, कोई भी दो लेंस हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव, जिनकी फोकल लेंथ इक्वल है। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन दे आर केप्ट इन कांटेक्ट विद ईच अदर, जब इनको संपर्क में रखा जाता है तो संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तरीका सबको समझ में आया। एक लेंस है कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव। जो कॉन्वेक्स लेंस होगा, जब उसको कॉनकेव लेंस के कांटेक्ट में रखोगे तो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनेगा। सभी लोग जानते हो कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक और कॉनकेव की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। तो एक लेंस की फोकस दूरी हो गई प्लस एफ और दूसरे की माइनस एफ, और कॉम्बिनेशन का फार्मूला आप लोगों को पता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यहां पर दोनों की फोकस दूरियां बराबर हैं तो 1/f माइनस 1/f, दैट मीन्स 1/f इज इक्वल टू 0। और जब 1/f इज इक्वल टू 0 तो कैपिटल F इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, इनफाइनाइट। क्या होगा, कहने का मतलब जो संयोजन होगा वो एक समतल कांच की प्लेट का व्यवहार करेगा, जो कॉम्बिनेशन होगा वो प्लेन ग्लास सीट का व्यवहार करेगा। इस बात को आप हमेशा याद कर लो कि अगर समान फोकस दूरी के दो लेंसों को आपस में जोड़कर रखोगे तो संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी, अनंत, और क्षमता क्या होगी, 0। पावर इज 0 एंड फोकल लेंथ इज इनफाइनाइट। नोट कर लें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12, एक समतल दर्पण से उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। बेटा सभी लोग जानते हो प्लेन मिरर की खासियत कि जो प्लेन मिरर होता है उसका एक सरफेस तो होता है पॉलिश्ड और सामने वाला जो तल होता है वो कैसा होता है, प्लेन। ठीक है, एक वीडियो मैंने इसका कॉन्सेप्ट क्लास का बनाया भी था, अभी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें मैंने प्लेन मिरर की सारी प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं। प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट होती है उसकी इमेज मिरर के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है। तो अगर यहां पर ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज बनेगी, और जो साइज ऑफ इमेज होगी, ध्यान रखना, जो साइज ऑफ इमेज होगी अर्थात जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, वस्तु के आकार का बराबर होगा। तो कहने का मतलब जब दोनों के आकार आपस में बराबर होंगे तो अगर आप समतल दर्पण से उत्पन्न आवर्धन की बात करोगे जिसको कहते हो मैग्निफिकेशन, तो m इज इक्वल टू क्या होता है, I अपॉन ओ, और I और O दोनों बराबर हैं तो मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होगा, प्लस का 1। तो इस प्रॉपर्टी को लर्न कर लो कि प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होगा वो होगा +1। समतल दर्पण से उत्पन्न जो रेखीय आवर्धन होगा बेटा वो धनात्मक होगा, इसको कहते हो +1। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई प्लेन मिरर इज पॉजिटिव। नोट कर लें जल्दी से, नोट कर लिया बेटा। तो बच्चों आज के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। आप लोग इन सारे क्वेश्चंस का बहुत अच्छी तरह रिवीजन करें और हाँ कॉन्सेप्ट क्लास को भी पढ़ते रहें। और अगर और भी कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको ऐसी ही चाहिए, जैसे मैंने पिछला वीडियो आपको समझाया था बना करके सारे टॉपिक को प्लेन मिरर का, तो आप लोग कमेंट जरूर करें। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में अगर आपको कुछ कहना हो तो भी आप लोग कह सकते हैं। और अगर आपको जैसा भी ये वीडियो लग रहा हो, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, कैसा भी लग रहा है, तो आप अपने बात को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और जो नए बच्चे से मैं वीडियो को देख रहे हैं वो लोग फिजिक्स की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ लाइट के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पार्ट 03 सेट नंबर 03, इसमें प्रिज्म और लेंस के क्वेश्चंस होंगे, वो लेकर हम लोग जल्दी से आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।